स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर केमिस्ट्री। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, जो हमारा आज का जो लेक्चर है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। हेनरीज लॉ अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि गैसेस जो है वो लिक्विड में सॉल्युबल होती है। इसका प्रूफ है कि जो जल के अंदर जो जितने भी जीव जल के अंदर रहते हैं, ठीक है, छोटे मोटे जितने भी जीव रहते हैं, वो एक्चुअल में जल में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसी का यूज करते हैं, ठीक है, अपने रेस्पिरेशन वगैरह के लिए। इसी जल में जो पौधे रहते हैं, छोटे छोटे प्लैंकेट्स होते हैं, वो भी इसी ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन जल में डिजोल्व रहती है। तो बहुत सारी गैसें, अच्छा, हर गैस किसी भी लिक्विड में कुछ ना कुछ क्वांटिटी में डिजोल्व होती ही है, ठीक है। अब कौन ज्यादा होती है कौन कम होती है उनको अपन यहाँ देखेंगे आगे। फिलहाल देखिए, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई लिक्विड लेते हैं, मान लीजिए वाटर लेते हैं, और ये हमने लिया यहाँ पर एक लिक्विड सॉल्वेंट। ये हमने लिया लिक्विड सॉल्वेंट, देता हूँ यहाँ पर लिक्विड सॉल्वेंट। और लिक्विड सॉल्वेंट के ऊपर मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई गैस को भरा है, कंटेनर को बंद कर दिया है। ये एक बंद कंटेनर हुआ और यहाँ पर हमने एक गैस को भरा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई गैस। अब देखिए क्या होगा कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो आपको पता है कि कंटिन्यूसली मोशन की फॉर्म में होते हैं। तो गैस के पार्टिकल मूव करते हुए इस लिक्विड की सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो सरफेस पर टकराएंगे तो क्या होगा कि वाटर के मोलिक्यूल्स है, जो भी लिक्विड है, उनके मोलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ गैप वहां पर होता है। तो क्या होगा, वो कोलाइड करके उसके अंदर डिफ्यूज होंगे। डिफ्यूज होंगे मतलब वो इसके अंदर एक तरह से सोल्यूबल हो जाएंगे, ठीक है। सोल्यूबल हो जाएंगे, इसको हम, जब वो सोल्यूबल होने के बाद जो सोल्यूशन बनता है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि सोल्यूशन को हम एक ही फेज मानते हैं। तो अगर गैस के पार्टिकल यहाँ सोल्यूबल हो गए हैं तो इसका मतलब अब वो भी क्या है, बताओ, लिक्विड ही है, ठीक है। तो देखिएगा, तो एक तरह से लिक्विड ही बन गए वो। तो गैस से लिक्विड बनने की जो प्रोसेस है उसको हम यहाँ पर कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें गैस के जो पार्टिकल है वो लिक्विड के अंदर यहाँ पर डिजोल्व हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि भाई कंडेंसेशन। ये प्रोसेस है कंडेंसेशन, ठीक है। तो देखिए, जैसे आपने गैस और लिक्विड को एक साथ कंटेनर में बंद किया तो सबसे पहली जो प्रोसेस हुई वो है कंडेंसेशन, ठीक है। क्योंकि गैस के पार्टिकल से टकराए, टकराने के बाद इसके अंदर जो वो चले गए, एक तरह से डिजोल्व हो गए, तो ये प्रोसेस को अपन ने कहा कंडेंसेशन। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर डिजोल्व पार्टिकल बढ़ेंगे वैसे वैसे इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो भी चालू हो जाएगी, ठीक है। दूसरी जो प्रोसेस इसके बिल्कुल अगेंस्ट होगी वो है इवेपोरेशन। इसमें क्या होगा, इवेपोरेशन में क्या होगा कि जो डिजोल्व पार्टिकल है वापस से गैस की फॉर्म में आएंगे। तो ये जो प्रोसेस दूसरी मैं लिख रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ मैं, तो ये है यहाँ पर इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होगा कि जो डिजोल्व पार्टिकल है वो वापस से गैस की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। अब आपको ये पता है कि इनिशियली जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो ज्यादा होगी, क्योंकि डिजोल्व तो अभी कुछ है ही नहीं इनिशियल में, T इक्वल टू 0 पे ही मान लीजिए आप। तो इसकी जो रेट है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और इसकी रेट 0 पर क्या होगी, जो 0 ही होगी, ठीक है, क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे डिजोल्व गैस के पार्टिकल की नंबर बढ़ेगी वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी, बढ़ेगी। और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और कुछ देर बाद में क्या होगा कि दोनों रेट क्या होगी, एकदम आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो कुछ देर बाद में यहाँ पर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा जब हम कहेंगे कि रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर यहाँ पर एक पिस्टन भी लगा हुआ है जिससे आप प्रेशर को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक पिस्टन लगा हुआ है जिससे प्रेशर को अपन कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो पोजीशन है इसमें इक्विलिब्रियम आ गया है। इस पोजीशन में क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम आ गया है। यहाँ पर जो है वो लिक्विड भरा हुआ था, नीचे लिक्विड भरा हुआ था और यहाँ जो गैस भरी हुई थी, और दोनों के बीच में क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आ गया है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में आप क्या कह रहे थे कि रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन।
रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, तो अब आप देखिए कि दोनों रेट बराबर हो गई, इक्विलिब्रियम आ गया है। तो उसके बाद इक्विलिब्रियम आने के बाद क्या होगा कि जिस रेट से, अच्छा डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब वहां पर जब भी इक्विलिब्रियम आता है तो जो प्रोसेस होती है वो चालू ही रहती है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो प्रोसेस चालू है, चालू है मतलब क्या, कंडेंसेशन भी चल रहा है, इवेपोरेशन भी चल रहा है, लेकिन जिस रेट से कंडेंसेशन हो रहा है उसी रेट से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन। इसका मतलब क्या है कि मान लो 100 पार्टिकल एक सेकंड में लिक्विड में डिजोल्व हो गए, तो उसी सेकंड में 100 पार्टिकल वापस से किसमें आ गए, वेपर में आ गए। ठीक है, तो इस कंडीशन में अपन कहेंगे कि भाई जो भी प्रेशर हमको दिया गया है, इस प्रेशर पे मैक्सिमम पार्टिकल जितने भी डिजोल्व होने थे वो लिक्विड में क्या हो चुके हैं, डिजोल्व हो चुके हैं। इसके बाद में जो है वो सॉल्युबिलिटी और ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए अपन प्रेशर बढ़ाते हैं, हमने क्या किया, इसके ऊपर प्रेशर और बढ़ा दिया, बाहर से जो एक्सटर्नल प्रेशर जो देते हैं अपन, वो क्या करिए अपन ने और बढ़ा दिया। अब प्रेशर और बढ़ा दिया मतलब यूं कह दो कि पिस्टन को हमने और नीचे खिसका दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा कि पहले तो रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपने ऊपर से प्रेशर लगाया है तो यहाँ पर गैस के पार्टिकल ज्यादा प्रेशर से वहां पर टकराएंगे तो ज्यादा डिजोल्व होंगे। तो पहले क्या बढ़ेगी बताओ, रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ेगी, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि वापस से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगी, और फिर से क्या आ जाएगा बताओ, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो जब तक एक नया इक्विलिब्रियम नहीं आता है तब तक आपको पता है कि रेट ऑफ कंडेंसेशन ज्यादा बनी हुई है, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता है। ठीक है, और जब वो बराबर हो जाएंगी उस समय तक और ज्यादा डिजोल्व होगी, और क्या होगी, डिजोल्व होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम आने तक कंडेंसेशन की रेट ज्यादा है, इसका मतलब डिजोल्व ज्यादा हो रहे हैं और बाहर कम आ रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में और ज्यादा क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। तो हम ये सीख सकते हैं यहाँ से कि जब अपन ज्यादा प्रेशर डालते हैं तो ज्यादा गैस इसके अंदर डिजोल्व हो जाती है। ठीक है, इसी को एक तरह से अपन हेनरी का लॉ भी बोलते हैं कि अगर प्रेशर ज्यादा है तो गैस जो है वो ज्यादा डिजोल्व हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे हेनरी का लॉ। देखिएगा हेनरीज लॉ। अब देखो इसी को हेनरी ने लॉ क्या बनाया कि भाई किसी भी लिक्विड की सरफेस पे जो गैस बनी हुई है उसका अगर प्रेशर ज्यादा है तो वो ज्यादा डिजोल्व हो जाती है, प्रेशर कम करते हैं तो वो कम डिजोल्व होती है। ठीक है, इसी को हेनरी ने अपना लॉ बनाया। ठीक है, तो देखो हेनरी लॉ को अपन किस तरह से बोलते हैं, हेनरीज लॉ। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट क्या है, मैं लिखता हूं यहां पर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर of a gas above a liquid solution, above a liquid solution is directly proportional to, directly proportional to, proportional to dissolved mole fraction of gas, dissolved mole fraction of gas in solution। लेकिन ध्यान रखिए इसमें जो है वो आपको कांस्टेंट टेम्परेचर भी बोलना पड़ेगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि सभी को मालूम है कि टेम्परेचर को आप चेंज करोगे तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी बदल जाएगी। ठीक है, उस तरह से भी अपन देखें कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस के पार्टिकल ज्यादा जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उनकी, और वो सॉल्यूशन को छोड़ के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगी और सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो देखिएगा क्या लिखा मैंने कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस अबोव ए लिक्विड सॉल्यूशन, यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है वो गैस का है कि अगर ज्यादा डिजोल्व है, दोनों तरह से इसको बोल सकते हैं कि अगर यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो डिजोल्व ज्यादा है, या यूं कह दो कि डिजोल्व ज्यादा है तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। उसी तरह से अपन लिखाएंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस अबोव ए लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिजोल्व मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अपन इसको देखो मैथमेटिकली क्या लिखेंगे कि P प्रोपोर्शनल टू X, क्या लिखेंगे इसको अपन, P प्रोपोर्शनल टू X। ठीक है, यानी कि पार्शियल प्रेशर जो गैस का है वो डिजोल्व मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक यहाँ पर कांस्टेंट आएगा
P इज इक्वल टू के एच एक्स। तो आप देखिएगा ये जो के एच है इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। के एच को क्या बोलेंगे अपन? हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर जो के एच है वो है हेनरी कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर यहाँ से अपन के एच की बात करें तो के एच की वैल्यू गैस की नेचर पे डिपेंड करती है। के एच की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? गैस की नेचर पर। ठीक है, यानी कि अलग गैस के लिए के एच की वैल्यू अलग होगी उसी सॉल्वेंट में। तो आप देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर के एच की वैल्यू निकालूं तो के एच इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ? पी अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, अगर अपन प्रेशर को कांस्टेंट रख लें, प्रेशर को अपन क्या रख लें? कांस्टेंट। ठीक है, तो जिस गैस के लिए के एच की वैल्यू कम है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या आएगी? ज्यादा आएगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसके लिए के एच की वैल्यू कम है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। जिस गैस के लिए के एच की वैल्यू जो है वो ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या आएगी? कम आएगी उसी सॉल्वेंट में। जैसे मान लो दो गैस है, ठीक है, ए और बी। अब कहेंगे भाई एक सॉल्वेंट अपने पास में, जैसे वाटर ले लिया अपन ने। अब कहूंगा कि इसके लिए के एच की वैल्यू कम है, ठीक है, और इसके लिए जो है वो के एच की वैल्यू जो है वो ज्यादा है, इससे ज्यादा है। ठीक है, तो जिसकी केएस की वैल्यू कम है तो वाटर में जो है वो ज्यादा डिजोल्व होगी, जिसकी केएस की वैल्यू ज्यादा है वो वाटर में क्या होगी? कम डिजोल्व होगी। इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अपन आगे चलते हैं। तो ये देखा अपन ने हेनरी लॉ, बिल्कुल सिंपल सा लॉ था। ठीक है, कि भाई प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा गैस जो है वो लिक्विड में डिजोल्व हो जाएगी, प्रेशर कम है तो गैस कम डिजोल्व होगी, यानी कि प्रेशर है वो डिजोल्व मोल फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा वहां पर। ठीक है, अब देखिए अपन पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस पढ़ने से पहले हम यहाँ पर फैक्टर्स पढ़ लेते हैं जो अफेक्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी को। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग solubility of gas in liquid, कि कौन कौन से फैक्टर है जो लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहला तो है नेचर ऑफ गैस। सबसे पहला फैक्टर यहाँ पर है नेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो देखिएगा ये हमें ध्यान रखिए कि जो गैस लिक्विड से रिएक्शन कर रही है या उसके अंदर जाके आयोनाइज हो रही है तो वो गैस क्या होगी? हमेशा ज्यादा डिजोल्व होगी। ठीक है, जो रिएक्शन कर रही है या आयोनाइज हो रही है वो ज्यादा डिजोल्व होगी। जैसे मान लीजिए हम बात करें कि भाई अमोनिया है, ठीक है, HCl है, SO2 है। अगर इनको अपन वाटर में डिजोल्व करेंगे तो अमोनिया तो क्या बना लेगी बताओ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो एक वीक बेस है, थोड़ा बहुत आयोनाइज भी होगा। ठीक है, HCl जो है वो यहाँ पर डिसोसिएट ही हो जाएगा वाटर में। आप लोगे ना तो HAQ प्लस Cl माइनस AQ डिसोसिएट ही हो जाएगा। और SO2 है वो यहाँ पर क्या बनाएगी बताओ? H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड यहाँ पर बनाएगी। तो जो गैसें सॉल्वेंट से रिएक्शन कर रही हैं तो वो गैसें हमेशा क्या होंगी बताओ? ज्यादा डिजोल्व होंगी। ठीक है, इन्हीं के बजाय अगर मान लो हम O2 लें, N2 लें, ठीक है, तो इनको पता है आपको कि ये कभी भी रिएक्शन वहां पर नहीं करती है, वाटर के साथ में कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो ये जो है वो इनकी बजाय क्या होंगी? कम डिजोल्व होंगी। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। देखिएगा, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो देखिए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या है? ठीक है, किसी भी गैस की सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम, किसी भी गैस का सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम, आपको पता है कि सेंटीमीटर क्यूब कह दो या ml कह दो एक ही बात है। ठीक है, किसी भी गैस का सेंटीमीटर क्यूब में या ml में वो वॉल्यूम जो जो किसी लिक्विड के एक सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, कहा बताओ? एक सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में डिजोल्व रहता है। ठीक है, किसी भी गैस का सेंटीमीटर क्यूब में या ml में वो वॉल्यूम जो किसी लिक्विड के एक सेंटीमीटर क्यूब या एक ml वॉल्यूम में डिजोल्व होता है या एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे यहाँ पर? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए, तो जो गैसें ज्यादा डिजोल्व होती है उनके लिए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू भी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। जैसे कि जो पोलर गैसें थी ना, NH3H2O, सॉरी NH3 HCl SO2, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल है जिन गैसों के, तो वो हमेशा ही क्या होती है? ज्यादा डिजोल्व होती है, और उनके लिए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू भी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। चलिए ठीक है, तो एक तो था अपना ये जो नेचर ऑफ गैस, दूसरा एक नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा एक नेचर ऑफ सॉल्वेंट।
ठीक है। तो इसी से मिलता जुलता ही है ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको मालूम है कि जो पोलर गैसें हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिजोल्व होंगी, जो नॉन पोलर गैसें हैं वो यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिजोल्व होंगी। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट ले लिया अपन ने H2O, तो ये जो पोलर गैसें थी HCl हो, H2S हो, ठीक है, SO2 हो, जिनका भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, वो पोलर गैसें सारी, तो ये पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिजोल्व होंगी। इनको अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट में जैसे कि बेंजीन में डिजोल्व करना चाहोगे तो बेंजीन में ये क्या होंगी बताओ, बहुत ही कम डिजोल्व होंगी। तो ये बेंजीन में डिजोल्व नहीं होंगी, बहुत ही कम डिजोल्व होंगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से देखिए अपन कि नॉन पोलर गैसें हैं, है ना, जैसे कि N2 है, O2 है, CCl4 है। CCl4 वैसे थोड़ा बहुत लिक्विड होता है लेकिन थोड़े से टेम्परेचर पे ही गैस में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह की जो गैसें हैं तो वो क्या होंगी, इसमें ज्यादा डिजोल्व होंगी, ठीक है, और वाटर में क्या होंगी, ये कम डिजोल्व होंगी। तो नॉन पोलर में ज्यादा डिजोल्व होंगी, पोलर पोलर में ज्यादा डिजोल्व होंगी। ये था नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसके ऊपर डिपेंड करेंगी। चलिए, तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर क्या है बताओ, टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर में आप देखिए, जैसे अपन किसी गैस को लिक्विड में डाल रहे हैं, तो मैंने लिया यहाँ पर गैस प्लस लिक्विड, ठीक है, और यहाँ पर दो प्रोसेस अपन ने ली थी, मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम आएगा। तो ये प्रोसेस जिसमें डिजोल्व हो रही है उसको अपन ने क्या कहा था बताओ, कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हमने कहा था कंडेंसेशन, ठीक है, और यहाँ पर हमारा बन गया मान लीजिए सॉल्यूशन, ठीक है। और जो उल्टी प्रोसेस है जिसमें वो गैस बाहर निकल रही है उसको अपन ने क्या बोला था बताओ, इवेपोरेशन, ठीक है। अब ये जैसे घर से घर जो सॉल्यूशन बन रहा है, तो कंडेंसेशन की प्रोसेस हमेशा क्या होती है बताओ, एक्सोथर्मिक। क्या होती है बताओ इसमें, एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट निकलती है, यानी कि डेल्टा एच क्या आएगा इसके लिए, नेगेटिव। तो हमेशा हीट निकलती है। अब आप बताओ, जब हीट निकल रही है प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है आगे वाली, इसी में तो डिजोल्व हो रहा है, अब इसमें तो हीट पहले से ही निकल रही है। अब इसमें अगर आप मान लो टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी बताओ, कम होगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हमेशा कम होगी। कुछ का आप ध्यान रखिए, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, कुछ एक्सेप्शन है जिनका जिनकी जो डिजोल्यूशन की प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक होती है ना, इनकी क्या होती है, दोनों की एंडोथर्मिक। तो इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये ज्यादा डिजोल्व होती है, ठीक है। बस ये दो ही एक्सेप्शन है, बाकी की मैक्सिमम जो गैसें होती है उनकी प्रोसेस हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक की होती है, हीट निकलती है। तो वहां पर अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि लिच-टेले का जो रूल है वो आप जानते ही हैं। वो रूल क्या है कि इक्विलिब्रियम पर आप कोई भी चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट हो जाएगा जिधर चेंज का जो इफेक्ट है वो कम से कम हो जाए या खत्म हो जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि टेम्परेचर अपन ने बढ़ाया तो बढ़ाने का इफेक्ट किधर खत्म होगा, जिधर वो हीट कंज्यूम हो जाएगी। हीट कंज्यूम किधर होगी, इधर से इधर होगी। क्यों, क्योंकि इधर से इधर तो वैसे ही हीट निकल रही है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, हीट कंज्यूम होगी। कंज्यूम होगी मतलब बैक डायरेक्शन होगी, मतलब इवेपोरेशन होगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। चलिए, अगला जो फैक्टर है वो है प्रेशर। अगला फैक्टर क्या है बताओ, प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर का इफेक्ट हमने पहले ही देख लिया हेनरी के लॉ में, ठीक है, कि भाई अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो हमेशा बढ़ेगी। प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या होगी बताओ, बढ़ेगी, ठीक है। तो ये थे फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। चलिए अपन आगे बात करते हैं। आगे पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो कि हेनरी लॉ क्या है, एक बार फिर से, कि अगर प्रेशर ज्यादा होता है तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में ज्यादा होती है। सिंपल सा अपना लॉ है, ठीक है। देखिएगा अपन क्या क्या एप्लीकेशन लेते हैं। एक तो कोल्ड ड्रिंक्स का एप्लीकेशन ले रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक में जो वो CO2 गैस डिजोल्व रहती है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक में जो CO2 गैस डिजोल्व होती है उसको ज्यादा डिजोल्व करने के लिए जो कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोटल्स है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल है, उन बोतल की जो कैप है, उन कैप को ज्यादा प्रेशर पे बंद करते हैं। कैप को क्या करते हैं तो ज्यादा प्रेशर पे बंद करते हैं ताकि यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो CO2 गैस पर और वो ज्यादा इसके अंदर डिजोल्व हो जाए। तो यहाँ पर अपन हेनरी का लॉ जो है देख सकते हैं। दूसरा कि जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, ठीक है, स्क्यूबा डाइवर्स मतलब जो समुद्र में गहराई पर जाते हैं, समुद्री गोताखोर जो होते हैं ना, ठीक है, तो वो समुद्र में जब गहराई पे जाते हैं तो आपको पता है कि गहराई में जो वो एयर का प्रेशर ज्यादा होता है। गहराई में हमेशा प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। आप हमेशा ध्यान रखिए कि अपन अर्थ सरफेस से जितना नीचे जाएंगे
उतना ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने से वहां पर एयर जो है वो ज्यादा डेंस होगी, यानी कि ज्यादा एक जगह इकट्ठा होगी, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में जो गैस की क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो जितना नीचे जाएंगे उतना एयर का प्रेशर बढ़ेगा, जितना एल्टीट्यूड पे जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, उतना ही गैस का एयर का जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। तो आप देखिएगा कि स्कूबा डाइवर जब नीचे जाते हैं तो नीचे एयर का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा, तो उनके ब्लड में ज्यादा एयर डिजोल्व हो जाती है, उनके ब्लड में ज्यादा डिजोल्व हो जाती है। हालांकि ज्यादा एयर डिजोल्व होने से कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो नीचे से वापस ऊपर आते हैं तो धीरे धीरे प्रेशर घटता है। तो प्रेशर घटने से क्या होगा कि जो एयर डिजोल्व हो गई है ब्लड में, वो क्या होती है, वापस से बाहर निकलती है, ब्लड की कैपिलरी से बाहर लंग्स में निकलती है। ठीक है, तो जब ब्लड की कैपिलरी से बाहर गैस निकलती है उस समय कैपिलरीज के अंदर ही एयर के बबल्स बन जाते हैं। आपको बताया कि 80% के आसपास तो नाइट्रोजन ही है उसके अंदर, तो नाइट्रोजन गैस के वहां पर क्या बनते हैं, बबल्स बनते हैं, और वो बबल्स आर्टरीज को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर हाथ की पैरों की आर्टरी ब्लॉक हो गई तो वहां पर सुन्न हो जाएगी और ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमको। लेकिन अगर मान लो हार्ट की ये आर्टरी ब्लॉक होगी, जैसे हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो अगर ब्लॉक हो गई, तो वहां पर हार्ट की जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो रुक जाएगी, और वहां पर जो है वो मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो जो आर्टरी जो ब्लॉक होती है एयर के बबल से, इस चीज को अपन बोलते हैं बैंड्स। इस मेडिकल कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, बैंड्स। ठीक है, और बैंड्स से जो है वो चक्कर भी आ सकते हैं, और जो है वो अगर मैं बताऊँ ये बैंड्स अगर हार्ट की आर्टरी बन गई तो वहां पर डेथ भी हो सकती है। चलिए ठीक है, अपन आगे बात करते हैं, तीसरा एप्लीकेशन लेते हैं अपन। अच्छा, इससे बचने के लिए क्या करते हैं फिर, जो स्कूबा डाइवर्स है वो नॉर्मल एयर को अपने सिलेंडर में भर के लेके नहीं जाते, जबकि वो क्या करते हैं, हीलियम मिलाकर डाइल्यूट की हुई एयर को लेके जाते हैं। तो हीलियम एक हल्की गैस है, इसके बबल्स जो है वो नहीं बनते हैं या कम बनते हैं, तो ये गैस से डाइल्यूट कर लेते हैं नॉर्मल एयर को, और हीलियम मिलाकर जो एयर है वो डाइल्यूट करके अपने सिलेंडर में भरते हैं, और उस सिलेंडर को लेके वो जाते हैं, जिससे उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, चलिए तीसरा, अगर अपन हाई एल्टीट्यूड की बात करें, अगर अपन बात करें हाई एल्टीट्यूड की, तो हाई एल्टीट्यूड पे कौन जाते हैं बताओ, जो भी हिल क्लाइंबर्स होते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वो ऊंचाई पर जाते हैं, और ऊंचाई पर आपको सबको मालूम है कि वहां पर जो एयर का जो प्रेशर है वो क्या है बताओ, कम है। तो उनके ब्लड में जो है वो कम ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। ठीक है, यानी कि उनके टिश्यूज को कम ऑक्सीजन मिलती है, टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो रेस्पिरेशन कम होगा, रेस्पिरेशन कम होगा तो वहां पर एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उससे वो क्या हो, जल्दी थक जाते हैं। ठीक है, हाइट पे जल्दी जल्दी वो थक जाते हैं। और अगर ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि ठीक से वो सोच भी नहीं पाते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम उनको आती है हाई एल्टीट्यूड पे जाने वालों को। ठीक है, हालांकि जो कई दिनों तक हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं तो उनके ब्लड में क्या होता है कि आरबीसी की नंबर बढ़ जाती है, कई दिनों तक रहते हैं तो उनके ब्लड में क्या होती है, आरबीसी की नंबर बढ़ जाती है। ठीक है, और आरबीसी की नंबर बढ़ जाती है तो ब्लड को कैरी करने वाली जो आरबीसी है, ब्लड को कैरी करती है, सॉरी ऑक्सीजन को कैरी करती है, तो ऑक्सीजन को कैरी करने वाली सेल्स बढ़ गई। ठीक है, तो वो ज्यादा ऑक्सीजन अपने साथ ले जाएगी और वो जो प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाती है, यानी यूं कहते हो कि जो लोग वहां रहते हैं ऊंचाई पर वो एडप्ट हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, और एक चीज बताई मैंने आपको कि ऑक्सीजन की कमी से जो सिम्टम आते हैं उस मेडिकल कंडीशन को एनोक्सिया बोलते हैं। तो उस ये टर्म भी आप ध्यान रखिए कि ऑक्सीजन की कमी से जो ठीक से सोच नहीं पाते हैं, ठीक है, थक जाते हैं, तो उस मेडिकल कंडीशन को एनोक्सिया बोलते हैं, जो ऑक्सीजन की कमी से होती है। ठीक है, चलिए तो ये थे अपने एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, अब लगे हाथ इसके ड्रॉबैक भी देख लीजिए। तो ड्रॉबैक क्या है, तो ड्रॉबैक देखो, एक तो ये है कि हेनरी लॉ जो है वो तभी अप्लाई होता है जब प्रेशर बहुत ज्यादा ना हो। क्या नहीं हो बताओ, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं हो तभी अप्लाई होता है। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो फिर ये लॉ जो है अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और फिर ये लॉ काम नहीं करेगा। मतलब दूसरी चीज की सॉल्युबिलिटी भी कम होनी चाहिए, है ना। जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए बताओ, कम होनी चाहिए, तभी हेनरी लॉ काम करेगा। ठीक है, तीसरी चीज कि टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो आपको पता है कि गैस वैसे ही ज्यादा सोल्यूबल हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर कम होने का मतलब वो कंडेंस होगी, और कंडेंस होगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी वहां पर, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। और चौथी चीज कि जो गैस है वो सॉल्वेंट के साथ में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, गैस सॉल्वेंट रिएक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। तो ये जो कंडीशंस हैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं हो, दूसरा गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो, तीसरा टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा कम नहीं हो, हालांकि तीनों जुड़े हुए हैं आपस में, और गैस जो वो सॉल्वेंट के साथ में रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, तभी हेनरी का लॉ जो है एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये देखा अपन ने गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी और हेनरीज लॉ, इसके एप्लीकेशन देखे और इसके हमने ड्रॉबैक देखे। चलिए अब हम देखते हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अपना नया हेडिंग है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो देखिएगा सबसे पहले तो अपन यही पढ़ते हैं कि भाई वेपर प्रेशर होता क्या है। ठीक है, तो पहला अपना है कि भाई वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर तो देखिएगा क्या होता है ये, जैसे मान लीजिए एक लिक्विड को हमने एक कंटेनर में लिया, ठीक है, पार्शियली फिलअप किया, इसको कंप्लीटली फिल नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमने इसको पार्शियली फिलअप किया एक लिक्विड को, ठीक है, और कंटेनर को हमने यहाँ से क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा देखो, आप आपको सभी को मालूम है कि हर टेम्परेचर पर, है ना, एब्सोल्यूट जीरो नहीं होना चाहिए, बस है ना, जीरो केल्विन नहीं होना चाहिए, बाकी ऊपर का जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर हो, उससे थोड़ा बहुत नीचे भी हो, तो लिक्विड जो है जब तक लिक्विड फेज बनी हुई है, कुछ ना कुछ लिक्विड जो इवेपोरेट होते ही हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं। ठीक है, जिन लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक होते हैं, है ना, जैसे कि जो नॉन पोलर लिक्विड्स होते हैं, है ना, पेट्रोल, डीजल, कैल्शियम जो होते हैं, तो इनके ये ज्यादा इवेपोरेट होते हैं, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ओनली वन टू होते हैं। दूसरे लिक्विड जैसे कि वाटर है, इवेपोरेट कम होते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, लेकिन इवेपोरेट सभी होते हैं, तो सबका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर वहां पर होता ही है। तो देखिए होता क्या है वेपर प्रेशर, जैसे मान लो ये लिक्विड है, इसको हमने एक कंटेनर में पार्शियली फिलअप कर लिया, कंप्लीटली फिल नहीं किया, तो क्या होगा कि अपर सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर फेज में आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि अपर सरफेस का जो पार्टिकल है उस पर सभी तरफ दूसरे पार्टिकल का फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये पार्टिकल जो एक तो इम्बैलेंस है, दूसरा इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। इस पार्टिकल की क्या है बताओ, सरफेस वाले पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है बताओ, ज्यादा है। अब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा कि रूम टेम्परेचर पे ही इनको इतनी हीट मिल जाएगी कि ये वेपर फेज में आ जाएंगे। तो मान लीजिए कि ये जो वेपर फेज में आ गई है, ठीक है, तो आपको बताया कि इनिशियली वहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर से देखो वही दो प्रोसेस, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर बताओ, इवेपोरेशन होगा। क्या होगा यहाँ पर, इवेपोरेशन। अब जैसे जैसे पार्टिकल्स की नंबर यहाँ पर बढ़ेगी तो वापस से क्या होगा बताओ, कंडेंसेशन भी होगा। क्या होगा वापस से, कंडेंसेशन। और कुछ देर बाद में क्या होगा कि दोनों दोनों की रेट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अभी जैसे पढ़ा अपन ने कि रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, और उस स्टेट को बोलेंगे स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या जाएगी तो यहाँ पर स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा कि दोनों की रेट बराबर होगी, तो उसके बाद में जो है वो और ज्यादा वेपर की क्वांटिटी में कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं आएगा, मतलब और ज्यादा क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, जितनी वेपर है उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की स्टेट में जब वेपर यहाँ पर कांस्टेंट बनी हुई है, इक्विलिब्रियम की स्टेट में वेपर फेज जो लिक्विड फेज पर प्रेशर डालती है, वापस सुन लीजिए, इक्विलिब्रियम की स्टेट पर किसी भी लिक्विड गैस के जो इक्विलिब्रियम की स्टेट पर, ठीक है, इसी लिक्विड की है ये गैस, ध्यान रखिए इसी लिक्विड की है ये वेपर, तो किसी भी लिक्विड वेपर के इक्विलिब्रियम की स्टेट पर वेपर फेज लिक्विड फेज पर जो प्रेशर डालती है उस प्रेशर को बोलते हैं क्या, वेपर प्रेशर। लेकिन ध्यान रखिए इक्विलिब्रियम की स्टेट पर, ऐसा नहीं है कि कंटेनर को बंद किया और वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर दिया, ऐसा नहीं है। एक बार इक्विलिब्रियम आ जाने दीजिए और जब वेपर की जो क्वांटिटी है यहाँ पर बिल्कुल चेंज होना बंद हो जाएगी, ठीक है, उस समय अपन कैलकुलेट करेंगे इसका वेपर प्रेशर, और उस समय जो ये वेपर है वो लिक्विड पर जो प्रेशर डालेगी उसी को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, वेपर प्रेशर। चलिए ठीक है, अब बात करेंगे कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। देख लिया अपन ने क्या होता है वेपर प्रेशर, ये 11th क्लास का टॉपिक है। चलिए देखिएगा आगे, ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए अपने पास दो लिक्विड हैं, ठीक, एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा यहाँ पर आपको कि यहाँ पर एक लिक्विड प्योर है, इसको भी ध्यान से लिखिए, एक लिक्विड अगर प्योर है तो आप बताओ कि प्योर लिक्विड के अंदर वेपर में आने वाले पार्टिकल सिर्फ इसी लिक्विड के हैं। ठीक है, इसका मतलब जिनकी वेपर बन रही है वो पार्टिकल मैक्सिमम है, वो पार्टिकल क्या है बताओ, मैक्सिमम है। ठीक है, तो प्योर फेज में किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है।
क्या होता है बताओ? वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है दिए गए टेम्परेचर पर। ध्यान रखिए, डेफिनेशन भी प्रेशर की लेंगे ना वेपर प्रेशर की, तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बदलेगा तो आपको पता है वेपर प्रेशर बदलेगा ही सही। ठीक है, चलिए, तो किसी भी दिए गए टेम्परेचर पर प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसके अंदर कोई दूसरा लिक्विड डालेंगे या सॉलिड डालेंगे तो हमेशा इसके वेपर प्रेशर में क्या आएगी? कमी आएगी। अपन आगे बात करेंगे चैप्टर में। ठीक है, तो देखिएगा, देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये एक लिक्विड लिया, ठीक है, और ये मैंने दूसरा लिक्विड लिया। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की। ठीक है, और लिक्विड सॉल्यूशन भी कौन से? पहले अपन बात कर लेते हैं इसमें लिक्विड में लिक्विड सॉल्यूशन, उसके बाद में लिक्विड में सॉलिड के सॉल्यूशन की अपन बात कर लेंगे। ठीक है, तो पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी बताओ? पहली बात कर रहे हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं पहले। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस की अपन पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि अपन सॉल्यूशन बनाए, उससे पहले एक चीज देख लीजिए कि यहाँ पर एक लॉ है अपना, राउल्स लॉ। राउल्स लॉ, तो राउल्स लॉ देखो क्या है कि किसी भी कोई भी लिक्विड की सॉल्यूशन है, चाहे उसमें 2 लिक्विड है, 3 लिक्विड है, कितने भी लिक्विड है, उसके सॉल्यूशन में हर वोलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो लिक्विड में उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको बोलते हैं राउल्स लॉ। ठीक है, जैसे मान लीजिए, अब इसको अप्लाई करेंगे अभी, वापस से सुन लीजिए एक बार राउल्स लॉ क्या है कि मान लीजिए, देखो ऐसे समझो आप इसको, जैसे मान लो ये एक लिक्विड सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें इसमें मान लो 2-3 कंपोनेंट है, मान लो 2 कंपोनेंट है। ठीक है, एक कंपोनेंट 1 है और दूसरा कंपोनेंट 2 है, 1 और 2 मान लीजिए आप। ठीक है, इसमें 2 कंपोनेंट्स है। ठीक है, अभी जो एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो इसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और दूसरे का जो प्रेशर है वो इसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये हुआ कि जिसकी मोल फ्रैक्शन लिक्विड में ज्यादा डिजोल्व है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या आएगा बताओ? ज्यादा आएगा। ठीक है, मतलब जिसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी डिजोल्व है, उसकी वेपर भी ज्यादा बनेगी और उसकी वेपर का जो प्रेशर है वो भी क्या आएगा बताओ? ज्यादा आएगा। ठीक है, यही रोल्स का लॉ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। मान लीजिए कि अपने पास में एक ये प्योर लिक्विड है और ये दूसरा लिक्विड है। ठीक है, देखो इसको समझते हैं, बिल्कुल आसान है ये। जैसे मान लीजिए कि ये अपना जो है वो पहला कंपोनेंट है और ये अपना दूसरा कंपोनेंट है। ठीक है, ये मान लीजिए कि भाई लिक्विड 1 है और ये हो गया अपना लिक्विड 2। ठीक है, अब ये प्योर फॉर्म में है। ठीक है, प्योर फॉर्म में मैंने जैसे कहा आपको कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम आएगा। प्योर में क्या आएगा? मैक्सिमम। तो प्योर में इसका जो वेपर प्रेशर है उसको मान लीजिए कि आप, ये है P1 नोट। कितना मान लिया अपन ने? P1 नोट। इसका जो प्योर में वेपर प्रेशर है उसको अपन ने मान लिया कितना? P2 नोट। अब क्या करते हैं? दोनों को मिक्स कर देते हैं। अब अपन क्या करते हैं? दोनों को मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके हमने ये बना लिया दोनों का सॉल्यूशन। दोनों लिक्विड्स को हमने मिक्स कर दिया है और मिक्स करके सॉल्यूशन बना लिया है। ये प्योर है, ये भी प्योर है। ठीक है, इनका प्योर फॉर्म में प्रेशर हमने मैक्सिमम मान लिया और वो कितना मान लिया? इसका तो P1 नोट मान लिया, इसका कितना मान लिया? P2 नोट। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ने मिक्स कर दिया। अभी सॉल्यूशन में दोनों का जो वेपर प्रेशर है, एक का तो मान लेते हैं अपन क्या? P1 और दूसरा क्या मान लेते हैं? P2। ठीक है, अब आपको जैसे पहले बता दिया मैंने कि ये मैक्सिमम है तो P1 क्या आएगा? इससे कम आएगा। ये यहाँ मैक्सिमम है P2 नोट जब प्योर है तो, और यहाँ पर P2 क्या आएगा? इससे कम आएगा। मैक्सिमम से क्या आएगा? कम आएगा। ठीक है, कितना आएगा? रोल्स लॉ ने बताया है। ठीक है, तो अगर दोनों का लिखूं मैं वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशन में, तो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ क्या लिखूंगा मैं कि कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा बताओ? X1। और अगर कंपोनेंट 2 की इधर बात करूं मैं तो P2 प्रोपोर्शनल क्या आएगा बताओ? X2। X1 है कंपोनेंट 1 के मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में, X2 है कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो रोल्स लॉ में क्या आ गया? P1 प्रोपोर्शनल टू X1, P2 प्रोपोर्शनल टू X2। ठीक है, किसी का भी वेपर प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए अब P1 इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? यहाँ पर P1 नोट X1। अब P1 नोट क्या है बताओ? एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा ना जब जब प्योर है।
जब प्योर है तो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो ये प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है, पहले ही बता दिया मैंने आपको, ठीक है। यहाँ से अगर निकालेंगे तो P2 इक्वल टू क्या आएगा बताओ, P2 नोट X2। यहाँ से P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P2 नोट X2, ठीक है। चलिए P2 नोट क्या है, प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर कंपोनेंट 2 का। चलिए अब अगर P टोटल निकालें, अपन क्या निकालें बताओ, P टोटल। तो P टोटल क्या हो जाएगा बताओ, P1 प्लस P2, क्या हो जाएगा ये P1 प्लस P2, ठीक है। ये अपन डाल्टन के पार्शियल प्रेशर के जो लॉ है उससे अपन बता सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, ठीक है, कि किसी भी गैसों का जो मिक्सचर है उसका जो टोटल प्रेशर है, दो दो कंपोनेंट है, तो दोनों कंपोनेंट की यहाँ पर गैस होगी कि नहीं होगी, दोनों कंपोनेंट की क्या होगी यहाँ पर गैस, ठीक है। तो दोनों कंपोनेंट की गैस है, तो गैसों के मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर, वो दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है, इसको बोलते हैं अपन डाल्टन्स लॉ, ठीक है। चलिए तो P टोटल इक्वल टू आ गया P1 प्लस P2। अब P1 और P2 की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, तो P1 की वैल्यू कितनी है, P1 नोट X1, ये रखिए P1 नोट X1। P2 की वैल्यू कितनी है, P2 नोट X2, ये है P2 नोट X2। ये आ गया अपना P टोटल की वैल्यू, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, एक तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिए आप। अब दोनों P टोटल को अपन एक की मोल फ्रैक्शन से भी रिलेटेड कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमको मालूम है कि X1 प्लस X2 इक्वल टू क्या होता है 1, मतलब कितने भी कंपोनेंट हो सबकी मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है 1, ठीक है। एक्चुअल में 1 में से ही होते हैं मोल फ्रैक्शन। चलिए आप देखिएगा, तो X1 इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस X2। X1 की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर सकते हैं आप, तो ये आ जाएगा मेरा P टोटल इज इक्वल टू, देखो ये डायग्राम मिटा लेता हूँ मैं इधर से, तो ये आ गया P टोटल इज इक्वल टू, पहले मैं इसी को लिखता हूँ, P1 नोट X1 प्लस P2 नोट X2, और यहाँ से मैंने निकाल के रखा हुआ है कि X1 इज इक्वल टू 1 माइनस X2, ठीक है। चलिए अब देखिएगा इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कीजिए, तो ये आ गया मेरा P टोटल इज इक्वल टू P1 नोट 1 माइनस X2 प्लस P2 नोट X2, ब्रैकेट को खोल लीजिए, तो ये आ गया P1 नोट माइनस माइनस P1 नोट X2 प्लस P2 नोट X2, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर देखो X2 अपन कॉमन ले सकते हैं, चाहो तो माइनस X2 कॉमन ले लीजिए, चाहो तो प्लस X2 कॉमन ले, तो अपन मैं प्लस X2 कॉमन ले लेता हूँ उसमें से, तो ये आ जाएगा P1 नोट प्लस X2। अब प्लस X2 कॉमन लिया है तो ये प्लस का रहेगा और ये किसका रहेगा माइनस का, तो ये आ जाएगा P2 नोट माइनस क्या आ जाएगा बताओ P1 नोट, ठीक है। तो P टोटल को अपन रिलेट कर सकते हैं किसी भी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के साथ में, ठीक है। चलिए अब एक सिंपल सा कर्व बना लेते हैं, ठीक है, देखिएगा एक सिंपल सा कर्व यहां पर बना लेते हैं, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में। जैसे मान लीजिए मैंने इस एक्सिस पे मैंने क्या लिया, वेपर प्रेशर, यहां पर लिया मैंने वेपर प्रेशर, ठीक है, और इधर लिया मैंने मोल फ्रैक्शन, यहां लिए मैंने मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखिएगा जैसे मान लीजिए कि पहले X1 की वैल्यू मान लीजिए कि आप 1 है और X2 की वैल्यू कितनी मान लिया 0। अब सुनिए X1 की वैल्यू 1 है, X2 की 0 है, इसका मतलब दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं, इसका मतलब जो पहला कंपोनेंट क्या है बताओ प्योर, तो प्योर में इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा इसका मैक्सिमम। ये मान लीजिए कि भाई P1 नोट है, माना हुआ अपन ने P1 नोट, ठीक है। इधर आप कुछ मान लीजिए, चलो ये एक्सिस ले लिया अपन ने, और इधर मान लीजिए कि भाई X2 जो है वो 1 है और X1 कितनी है बताओ 0 है, तो इस एक्सिस पे जो है वो X2 बढ़ेगी इधर 0 से 1 तक। अब X2 1 है, इसका मतलब जो दूसरा कंपोनेंट वहां पर क्या है प्योर है, तो उसकी वेपर प्रेशर जो मैक्सिमम आएगा, ठीक है। अगर वो पहले कंपोनेंट से ज्यादा वोलेटाइल है तो इसके लेवल से जो ऊपर आ जाएगा वो, अगर पहले कंपोनेंट से कम वोलेटाइल है तो वहां पर नीचे आ जाएगा। मान लीजिए कि वो ज्यादा वोलेटाइल है तो ये आ जाएगा मेरा P2 नोट, कहीं भी मान लीजिए आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सीधा सा ही है कि इसकी मोल फ्रैक्शन 1 है, ये मैक्सिमम है, उधर इसकी मोल फ्रैक्शन क्या हो रही है धीरे धीरे कम हो रही है। अब मोल फ्रैक्शन कम हो रही है तो प्रेशर भी क्या होगा कम होगा, मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएंगी 1 कंपोनेंट की तो प्रेशर भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये कब जो है वो इस तरह का आएगा, ठीक है। अब दूसरा भी देख लीजिए आप कि इसके
दूसरे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन कितनी है, 0, तो उसका वेपर प्रेशर भी कितना आएगा, 0। उधर मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये दूसरे कंपोनेंट का आ गया इस तरह से। ठीक है, तो ये किसके लिए आ गया बताओ, P2 के लिए। ये किसका आ गया बताओ, P1 का आ गया। ठीक है, और P टोटल जो है वो ये कर्व जो है P टोटल को शो करेगा। ठीक है, P टोटल इज इक्वल टू क्या आएगा, P1 प्लस P2। तो ये लीनियर ही आता है, लीनियर ही आता है, इसलिए अपन यहाँ से यहाँ मिलाएंगे। तो ये जो लीनियर कर्व है ये P टोटल को जो है वो डिनोट करेगा। अब देखिएगा ध्यान से, किसी भी टाइम पी टोटल की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे पी टोटल की वैल्यू निकालनी है, तो इस पॉइंट पे आप दोनों की P1 और P2 की वैल्यू निकाल लीजिए कि भाई इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, उनका जो टोटल कितना था। इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा, P1 नोट x1, P2 नोट x2। किसी भी पॉइंट पे पी टोटल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि पी टोटल का जो मिनिमम वैल्यू है वो P1 नोट है, और मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी बताओ, P2 नोट है। ठीक है, अब ये माना गया है कि जो दूसरा कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, अगर वो कम होगा तो फिर कर्व जो है वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कर्व में अपन तीन चीजें कह सकते हैं कि एक तो ये कि किसी भी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन से हम पी टोटल को जो अगर कर्व बनाते हैं तो वो कैसा आता है, लीनियर आता है। कर्व कैसा आता है बताओ, लीनियर आता है। ठीक है, और दोनों कंपोनेंट की अलग अलग जो हाँ कर्व लीनियर आता है। अब दूसरी चीज कि पी टोटल की मिनिमम वैल्यू है वो P1 नोट है, और मैक्सिमम कितनी है बताओ, P2 नोट है। ठीक है, बस ये सिंपल सी बातें हैं। तो ये अपन ने पढ़ा कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस जो है उनका वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करें, रोल्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपके आते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं है, ये जो फॉर्मूले हैं आपके, एक तो ये वाला, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला लगेगा, और कुछ अगर जल्दी करना चाहोगे, एक ही मोल फ्रैक्शन दी होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला भी वहां पर पुटअप कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, इसके ऊपर कुछ ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी। थैंक यू।